पूरे देश में उस खून की बात की जा रही है जो कि कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने आम हिंदुओं का बहाया है। इस खून के हर एक कतरे का जवाब लिया जाएगा और इसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कर चुके हैं और अब इसकी एक स्क्रिप्ट गृह मंत्री अमित शाह ने लिख दी है। अब शहरों से लेकर गांव तक लोग बस इंतजार में हैं कि हमला किस रात होगा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में लोगों की रातों की नींद उड़ चुकी है। पाकिस्तानी आर्मी बीते कई दिनों से सो नहीं पाई है। भारत पूरी तरीके से तैयार है। ये पहलगाम घटना को लेकर एक तस्वीर है, तो वहीं दूसरी तरफ जांच एजेंसीज पहलगाम हमले की गहन जांच कर रही है। पहलगाम आतंकी हमले की जांच एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी कर रही है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। और इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए संगठन TRF द रेजिस्टेंट फ्रंट ने ली है, जिसके तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े हैं। और इन सब के बीच एनआईए के डीजी सदानंद दाते अब बैसरन घाटी पहुंच चुके हैं। अभी तक की जांच में हमलावरों की रणनीति कुछ इस तरीके से बताई जा रही है कि आतंकियों ने पर्यटकों से उनकी धार्मिक पहचान पूछी और आइडेंटिटी कार्ड की जांच की। इसके बाद हिंदुओं को गोली मारी गई। इससे एक संकेत यह भी मिलता है कि हमले का उद्देश्य सांप्रदायिक तनाव को भड़काना भी हो सकता है। दूसरी बात, हमलावर सेना की वर्दी में थे और देवदार के जंगल से निकलकर अंधाधुंध गोलीबारी की गई। जांच में यह भी पता चला कि 2 आतंकी एंट्री गेट और एक एग्जिट गेट से घुसा था। जांच में सामने आया कि इसके पीछे पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क ही हैं और पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बैठे लश्कर आतंकी फारूक अहमद का नाम भी लिया जा रहा है। गृह मंत्रालय के आदेश पर 26 अप्रैल को एनआईए ने औपचारिक रूप से इसकी जांच ली और इसके बाद एनआईए ने स्थानीय पुलिस से एफआईआर, केस डायरी और बाकी डॉक्यूमेंट्स अपने कब्जे में ले लिए, यानी कि हैंडओवर उन्हें हो गए। एनआईए जांच का नेतृत्व एक पुलिस महानिरीक्षक, डीआईजी और एक पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी कर रहे हैं। 45 सदस्यों वाली एनआईए टीम, जिसमें 7 डीएसपी शामिल हैं, पहलगाम, बैसरान और श्रीनगर में सक्रिय रूप से जांच कर रहे हैं। वहीं एनआईए के डीजी अब बैसरन पहुंच चुके हैं, जहां से और अहम जानकारियां भी सामने आ सकती हैं। एनआईए के डीजी सदानंद दाते, जो कि 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी और 2008 के मुंबई हमले में वीरता के लिए सम्मानित हैं, आज जब बैसरन घाटी पहुंचे तो उन्होंने करीब 3 घंटे तक घटनास्थल का मुआयना किया, बारीकी से चीजों को समझा और आतंकियों के आने जाने वाले रास्तों की गहन जांच की। उनके ही नेतृत्व में जांच को और तेज किया गया है, जिसमें हाईटेक उपकरणों और 3D मैपिंग का इस्तेमाल भी शामिल है। एनआईए की जांच में यह भी सामने आया कि आतंकी 15 अप्रैल को पहलगाम पहुंच गए थे और 20-21 अप्रैल को बारिश के कारण इस हमले को टाल दिया गया था। 22 अप्रैल को मौसम साफ होने और पर्यटकों की भीड़ बढ़ने पर इस हमले को अंजाम दिया गया। 2 आतंकी एक फूड स्टॉल के पास पहले से मौजूद थे और पूरे इलाके की रेकी कर ली गई थी और ऐसे में एनआईए सभी एंगल से इस घटना की जांच कर रही है, जिसमें आतंकियों की स्ट्रैटेजी और चूक कहां हुई यह भी सामने आएगा। अभी तक की जांच को लेयर बाय लेयर अगर बाइफरकेट करें तो सबसे पहली चीज क्या है? सबूत इकट्ठे करना। एनआईए ने बैसरन घाटी से सैंपल्स को कलेक्ट किया और फिर उन्हें फॉरेंसिक लैब भेज दिया है, जहां पर फॉरेंसिक और तकनीकी टीमें लगभग उस पूरे इलाके के 3 से 5 किलोमीटर के दायरे की गहन जांच कर रही हैं। दूसरा पॉइंट है चश्मदीदों से पूछताछ, आई विटनेस। 2500 से ज्यादा लोग, जिसमें दुकानदार से लेकर पर्यटन से जुड़े हुए लोग, वो घोड़े वाले यानी कि पोनी वाला भी मौजूद हैं, जिनसे पूछताछ की गई और साथ ही कई पीड़ित और चश्मदीदों के बयानों को भी दर्ज किया गया है। तीसरा पॉइंट है तकनीकी जांच। आतंकियों ने पेड मोबाइल ऐप के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर से संपर्क किया, जिसकी जांच की जा रही है और इसके बाद आतंकियों ने कैसे पूरे इलाके की रेकी कर ली, ये भी जांच जारी है। और अब तक ये सामने आया है कि आतंकियों ने 15 अप्रैल को बैसरन घाटी और अम्यूजमेंट पार्क की रेकी की थी, लेकिन तब हमले को टाल दिया गया था।
सोर्सेज ये भी बताते हैं कि हमले से 2 दिन पहले आतंकी बैसरन घाटी में थे और एक ओवरग्राउंड वर्कर से पूछताछ में यह खुलासा हुआ है। इसके अलावा होटल्स के सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों से जानकारी भी इकट्ठा की जा रही है, जिसके बाद इस पूरी घटना की एक एक बात सबके सामने होगी। हमले के बाद फिलहाल कश्मीर घाटी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हर वाहन की चेकिंग की जा रही है, आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। टूरिस्ट स्पॉट को फिलहाल क्लोज कर दिया गया है। साथ ही लश्कर, जैश और टीआरएफ से जुड़े हुए आतंकियों के घर ध्वस्त किए गए, जिसकी तस्वीरें हमने ही आपको दिखाई थी। इधर दिल्ली में सेना प्रमुख, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री की बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है, जिसमें संभावित रूप से मिलिट्री एक्शन को लेकर चर्चा की जा रही है। और इसका इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में किया था, जहां पर उन्होंने ये कहा कि हमलावरों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये साफ कर दिया, और एक बार नहीं, इस बात को कई बार गृह मंत्री दोहरा चुके हैं कि आतंकियों को चुन चुन कर मारा जाएगा। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। पहलगाम हमले की एनआईए जांच एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, जिसमें सदानंद दाते के नेतृत्व में तकनीकी, फॉरेंसिक और ह्यूमन रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह हमला न केवल सुरक्षा बलों के लिए चुनौती है, बल्कि भारत की आतंकवाद निरोधी नीति और साथ ही कूटनीतिक रणनीति के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ है। एनआईए की जांच से आतंकियों और उनके जो सपोर्टर्स हैं, हैंडलर्स हैं, उनको सजा दिलाने के साथ साथ भविष्य में ऐसे हमलों को रोकने की स्ट्रैटेजी को तैयार किया जा रहा है। सरकार को जांच के निष्कर्षों के आधार पर स्थानीय समुदाय के प्रति बढ़े हुए अविश्वास को भी खत्म करना होगा। पर्यटन क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही आतंकवाद को इस इलाके से फाइनली मुक्ति दिलानी होगी, क्योंकि आतंकवाद से पीड़ित ये इलाका अब इन घाव को झेलते झेलते अपनी असली खूबसूरती को खोता जा रहा है, जो कि पूरे भारत के लिए एक दर्द की तरह है। और ऐसे में अब ये दर्द दवा मांग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या इलाज करेंगे, इसका इंतजार फिलहाल देश को है, 140 करोड़ भारतीयों को है, वो भी पूरे विश्वास और उम्मीद के साथ। अब हम आपको लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी का एक संदेश बहुत ध्यान से सुनाना चाहते हैं। ये वही विनय नरवाल हैं जिनकी शादी के 6 दिन बाद ही उनकी पत्नी के सामने पहलगाम में आतंकियों ने उन्हें गोली मार दी। उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हम नहीं चाहते कि लोग मुसलमानों या फिर कश्मीरियों के खिलाफ नफरत फैलाएं, हम शांति चाहते हैं। आइए पहले एक बार हिमांशी नरवाल की ये भावुक अपील आपको सुनवा देते हैं। अमर रहे शहीद विनय नरवाल, अमर रहे, अमर रहे। People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. हिमांशी नरवाल के ये सिर्फ कोई एक बयान नहीं, एक शब्द नहीं, बल्कि एक शहीद की पत्नी का दर्द और देश के लिए उनकी सोच का है। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जो कि नौसेना में अपनी सेवाएं दे रहे थे, इस हमले में शहीद हुए। उनकी पत्नी का यह कहना है कि मुसलमानों या फिर कश्मीरियों को निशाना न बनाएं, एक बड़े संदेश की तरफ इशारा करता है। हिंदुओं की हत्या कर आतंकवादियों ने हिंदू मुस्लिम तनाव को भड़काने की साजिश की, लेकिन हिमांशी नरवाल का बयान इस साजिश को नाकाम करने की कोशिश है, आतंकियों को हराने का एक जरिया है। हिमांशी का बयान आतंकियों की उस साजिश को खत्म करता है जो कि सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते थे। आतंकियों ने पर्यटकों से उनकी धार्मिक पहचान पूछी ताकि समाज में नफरत की आग को भड़काया जा सके। हिमांशी नरवाल का बयान उन ताकतों के लिए मुंह पर थप्पड़ की तरह है जो भारत की एकता को तोड़ना चाहते हैं।
हिमांशी के बयान के बाद देश में एक सकारात्मक माहौल बना है। यह बयान कश्मीर के आम लोगों को अलग थलग होने से बचाता है। कश्मीर में आतंक के खिलाफ लड़ाई जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर एक कश्मीरी को शक की नजर से देखा जाए। साल 2019 में जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, उसके बाद कश्मीर में टूरिज्म बढ़ा। साल 2024 में 2.5 करोड़ पर्यटक कश्मीर पहुंचे। G20 जैसे आयोजन सफलतापूर्वक कश्मीर की वादियों ने देखे। ऐसे हमले पर्यटन को नुकसान पहुंचाने की साजिश है और हिमांशी का बयान कश्मीर की छवि को बचाने में बहुत बड़ा मददगार है। इसके साथ ही यह बयान भारत की एकता का भी प्रतीक है कि जब एक शहीद की पत्नी इतने दुख में भी शांति की बात करती है तो यह देश के लिए एक मिसाल है। 1947 से लेकर 2025 तक भारत ने आतंकवाद का सामना हर मोड़ पर किया, लेकिन हमारी ताकत, हमारी एकता, एकजुटता में हमें इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे में हिमांशी नरवाल का बयान न सिर्फ एक शहीद की पत्नी का दर्द है, बल्कि भारत की आत्मा का आह्वान है। आतंकियों ने सोचा कि वो हमें बांट देंगे, लेकिन हिमांशी ने बता दिया कि भारत का दिल एक है और हमेशा रहेगा। हमें न्याय चाहिए लेकिन नफरत नहीं, हमें शांति चाहिए लेकिन कमजोरी नहीं।